नमस्तुभ्यम वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैपियंस क्वेस्ट में। हम लोग की जो स्टोरी चल रही है वो नीलोत्पल मृणाल जी की जो रचना है डार्क हॉर्स के नाम से। तो हम लोगों ने 4 चैप्टर्स में पढ़ा और देखा कि जो संतोष जो एक व्यक्ति जो संघर्षों का व्यक्ति है, जिसके पिताजी ने उसको अपने घर से दूर एक सपने को पूर्ण करने हेतु दिल्ली भेजा है। दिल्ली में भी कौन सा क्षेत्र, कौन सा एरिया? मुखर्जी नगर, जो कि सिविल सेवा अभ्यर्थियों और परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी फेमस है। हमेशा से ही वह सिविल सेवा परीक्षार्थियों का केंद्र रहा है। तो हम लोग की जो स्टोरी थी कि संतोष राय साहब जी के कमरे में आ पहुंचा है। उसने बताया किस तरह से उसने ट्रेन में यात्रा की। ट्रेन में यात्रा के बाद उस तरह उसने किस तरह से बुजुर्गों से बात की, बुजुर्गों के व्यवहार को संतोष जी के विषय में बताता है। और संतोष जी जो है राय साहब के पूरे कमरे का विस्तृत वर्णन एक एक छोटी छोटी चीज़ों का करते हैं। और साथ ही साथ जो उसके साथ लगा हुआ बाथरूम है, उसकी विपरीत अवस्था, विपरीत परिस्थिति को भी वो अपने शब्दों में बयां करते हैं। गांव और शहर का जो अंतर होता है, इसको संतोष जी बहुत ही अच्छी तरीके से रेखांकित करते हैं। तो आइए चलते हैं कि उसके बाद क्या होता है। जब वो लोग चाय पी लिए और उसके बाद जब राय साहब जी जाकर दूध लाते हैं चाय बनाने के लिए, जब चाय मतलब चाय पानी बिस्कुट हो गया, तो उसके आगे देखते हैं जब वो लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। तो खाना खाने के बाद होता क्या है, इसके लिए हम अगली कहानी अपनी शुरू करते हैं चैप्टर 5। जैसा कि हमारा फर्स्ट चैप्टर से ही ये कहना है और मानना भी है कि हम कहानी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। और जो हमारा नरेशन है वो नरेशन टू द पॉइंट, एकदम एक्यूरेट रखने की हम कोशिश करेंगे। और शुरू करते हैं। भाषा हिंदी है, सरल है, आम भाषा है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए हम लोग 5वां चैप्टर शुरू करते हैं। खाना खाने के बाद राय साहब बेड पर जा बैठे और तकिया के नीचे से द हिंदू निकाल कर बोले, थोड़ा अखबार पढ़ लेते हैं हम। आप भी थोड़ी देर कुछ पत्रिकाएं देख लीजिए संतोष जी, थोड़ा करंट में कुछ देख लीजिए। शाम को बत्रा में हम लोगों के सर्किल में चलिएगा तो बातचीत में कंफर्टेबल रहिएगा। इस तरह से राय साहब ने संतोष को अपनी मंडली के महात्म के बारे में बता दिया था। द हिंदू हर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए ज्ञान और जानकारी से ज़्यादा प्रतिष्ठा का अखबार था। वह लड़का ही क्या जिसके कमरे में सुबह सुबह हिंदू फेंका हुआ ना मिले। यह अलग बात है कि उस अखबार की रबड़ खुले न खुले। यद्यपि ज्यादातर लड़के इस अखबार का बस टाइटल द हिंदू पढ़कर रख देते थे, पर कुछ ऐसे भी मेहनती लड़के होते थे जो डिक्शनरी निकालकर 4 घंटे तक हिंदू पढ़ते थे और बड़ा आत्मविश्वास टाइप फील करते थे। राय साहब ऐसे ही मेहनतकश द हिंदू रीडरों में से थे। पर आज राय साहब केवल तस्वीरें देखकर ही खबरों का अंदाजा लगा रहे थे, क्योंकि संतोष के सामने डिक्शनरी निकालकर वे अभी तक अपना टाइम जो टाइट भौकाल ढीला नहीं करना चाहते थे। बिना कुछ समझे आखिर आदमी कितनी देर तक अखबार के पन्ने उलटता। राय साहब ने जल्दी ही पेपर रखकर कहा, चलिए बत्रा चलते हैं, आपका रूम भी तो ढूंढना होगा ना। संतोष भी हाथ में लिए क्रॉनिकल पत्रिकाओं को टेबल पर रखते हुए बोला, हाँ चलिए, रूमुआ तो खोजना होगा। राय साहब तुरंत मुंह पर पानी मार फ्रेश हुए, बाल में भृंगराज तेल लगाया, शर्ट पैंट पहनी और संतोष के साथ बत्रा की ओर निकल पड़े। संतोष मन ही मन अभी थोड़ी देर पहले हुए क्रॉनिकल के कुछ फैक्ट को दोहराता जा रहा था। वह पहली बार एक ऐसी मंडली से मिलने जा रहा था जहां पर बिना ज्ञान के मुंह केवल चाय पीने के लिए ही खोला जाता था। संतोष पहले दिन अपनी उपस्थिति केवल चाय पीने तक नहीं रखना चाहता था। वह मन ही मन इस बात के लिए तैयार हो रहा था कि आज अपनी गर्म उपस्थिति दर्ज करा ही दें। उसने 9वीं कक्षा के गर्मा गर्म की किताब में एक अंग्रेजी की लोकोक्ति पढ़ी थी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। सो आज उसके उसी इम्प्रेशन की बात थी। रास्ते में चलने के दौरान राय साहब नेहरू विहार से लेकर
मुखर्जी नगर तक सड़क के दोनों किनारे पड़ने वाले हर गली मकान का डिजाइन और किराए के बारे में बताते जा रहे थे। संतोष भी अपने संभावित गुफाओं को गौर से देखता जा रहा था। दोनों अब बैजू शुक्ला की दुकान की चाय पर पहुंच चुके थे। शुक्ला जी लगभग 40 वर्ष के रहे होंगे। बनारस के रहने वाले शुक्ला जी का पूरा नाम बजरंग शुक्ल था। शुक्ला जी एक समय नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहे थे। 5,500 महीने की पगार से क्या होना था इस महंगाई में। बजरंग शुक्ला जी गणित के पक्के थे, हिसाब किताब के जानकार आदमी थे। किसी परिचित ने बताया कि मुखर्जी नगर जाकर एक बार भाग्य आजमाइए। यहाँ अब बैंकिंग की तैयारी करने वालों की भी अच्छी खासी आबादी रहने लगी थी। शुक्ला जी ने यहाँ एक मित्र की सहायता से बत्रा सिनेमा के ठीक बगल में महाराष्ट्र बैंक के ऊपर आर्यभट्ट रिटर्न नाम से एक कमरे की कोचिंग खोल ली। 0 से 10 तक विद्यार्थी जाते जाते 3 महीने बीत गए। जमा पूंजी खत्म होने लगी, तब जाकर उन्हें यहाँ के बाजार का गणित समझ में आया और कोचिंग बंद कर उन्होंने चाय की दुकान खोल ली। आज महीने में 15,000 तो कहीं नहीं जाते, आगे चाहे जो हो। रोजाना की तरह शाम को शुक्ला जी की दुकान पर छात्रों की भीड़ लगी हुई थी। 5-7 के समूह में अलग अलग गोला बनाकर लोग ज्ञान का बारूद उड़ा रहे थे। राय साहब भी संतोष को लिए वहां खड़े थे। राय साहब को देखते ही रुस्तम सिंह ने दोनों हाथ उठाए और जोर से बोला, अरे कृपा बाबू महाराज आइए, कहाँ थे 2 दिन गायब? एकदम महफिल सूना था यार। अरे वो लोअर मेंस का थोड़ा तैयारी में फंसे हुए हैं। राय साहब ने 2 दिन की अनुपस्थिति के प्रति खेद जताते हुए कहा, क्या कृपा बाबू आप जैसा विद्यार्थी लोअर फोवर के चक्कर में पड़ा है। अरे आप आईएएस पर फोकस होइए महाराज। रुस्तम ने राय साहब में कृत्रिम हवा भरते हुए कहा, हाँ क्या कीजिएगा, चाहते तो हम भी नहीं हैं, पर घर परिवार के दबाव में मामूली परीक्षा भी देना पड़ता है। एक टीचर वाला भी फार्म डाले हैं, देखिए कब होगा परीक्षा। राय साहब ने कंधे उचकाते हुए कहा, अरे 2 कप हाफ चाय बना लो। लाओ छोटू, ये आपके ही साथ है ना? रुस्तम ने संतोष की तरफ देखते हुए कहा, हाँ ये संतोष जी हैं, हमारे मित्र, हमारे ही साथ हैं। राय साहब बोले, कहाँ इलाहाबाद की धरती से हैं का? रुस्तम ने तुरंत पूछा। नहीं, ये बिहार से हैं, भागलपुर से, राय साहब ने बताया। तब तक बजरंग शुक्ला के यहाँ काम करने वाला छोटू चाय लेकर आ गया था। अरे जरा माचिस ले आओ बेटा। रुस्तम ऊपर की जेब से सिगरेट निकालते हुए बोला। तब तक राज साहब ने पहली चुस्की लेते हुए कहा, चाय एकदम पछोछर लग रहा है। शुक्ला जी की का भी क्वालिटी गिर रहा है अब। इलाहाबाद वाला चाय यहाँ कहीं नहीं मिला रुस्तम भाई। लीजिए, अरे इलाहाबाद वाला बात यहाँ कहाँ पाएंगे राय साहब। अल्लाहपुर चौराहे पर लल्लन की दुकान पे पीजिए, मजा आ जाता है, अपना ही चेला है। रुस्तम ने धुआं उड़ाते हुए कहा। मुखर्जी नगर में एक इलाहाबाद हमेशा चलता फिरता रहता था। हिंदी माध्यम से तैयारी करने वालों में से सबसे ज्यादा सघन संख्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आए छात्रों की ही है। ऐसा प्रतीत होता था यहाँ पर हर शाम जब भी ये छात्र चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, लिट्टी चोखा की दुकान पर, जलेबी की दुकान पर और चाट पकौड़ी की दुकान पर होते थे, अपने इलाहाबाद को बहुत मिस करते थे, अमिताभ बच्चन से भी कई गुना ज्यादा। आहा छेदन का पान, ओहो मंटू की जलेबी, हाय नेतराम की कचौड़ी, हाय रे पलटन का पकौड़ा,
साला लल्लन की चाय, ओ पिया मिलन चौराहा। ऐसे शब्द हर शाम मुखर्जी नगर में अबीर की तरह उड़ते थे। अपने छोटे शहर और विश्वविद्यालय के प्रति ऐसा मोह शायद ही अन्य जगहों से आए छात्रों में था। रुस्तम भाई, एक हेल्प करिए ना, यह संतोष जी को कमरा चाहिए था। जुगाड़ हो तो बताइए, राय साहब ने कहा। अच्छा, कमरा, ओ देखते हैं, कुछ लड़कों को लगाते हैं, रुस्तम ने फोन निकालते हुए कहा। राय साहब ने संतोष की तरफ हंसते हुए बधाई की नजर से देखा कि मानो कमरा मिलना तो तय है अब। हेलो बल्लू, हाँ बेटा, कोई कमरा खाली है क्या तुम्हारे गांधी विहार में? एकदम अभिभावक वाले अंदाज में पूछा रुस्तम ने। उधर से कुछ अस्पष्ट सी आवाज आई। ठीक है, सारे लड़कों को बता दो कि रुस्तम भैया कमरा देखने बोले हैं। एक अपना ही चेला है बिहार का, उसके लिए चाहिए। रुस्तम सिंह ने एकदम अभिभावक वाले लहजे में कहते हुए फोन काटा। देखिए, लड़कों को तो एक्टिव कर दिया है, मिल जाना चाहिए, नहीं तो फिर मुझे कल आकर कॉल कर देना आप। अभी मैं एक पार्टी में निकल रहा हूँ, कल फिर दर्शन होगा। कहकर रुस्तम अपनी बाइक स्टार्ट कर निकल गया। संतोष इधर यही सोच रहा था कि कैसे वह खड़े खड़े बिना रुस्तम का गुरुत्व स्वीकारे चेला हो गया था। उसने सोचा कि राय साहब से पूछे, पर फिर चेला होने को तो अपनी ही नियति मानकर चुप रहा। उसने मन में यह बात भी चली थी कि चलो अच्छा हुआ आज पढ़ाई लिखाई पर कोई चर्चा नहीं हुई, नहीं तो गलत बोलकर फंस जाता तो भी चेला ही कहाता। अच्छा हुआ बिना फजीहत के चेला बन गया। आज के अंदाज ने रुस्तम के अंदाज ने संतोष को प्रभावित किया था। वह रुस्तम के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। रुस्तम सिंह इलाहाबाद के रहने वाले थे। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद दिल्ली आईएएस की तैयारी के लिए आ गए थे। नेताई रुस्तम सिंह के स्वभाव में थी। लंबी लंबी हाँकना, दो चार पतले दुबले मरमराह से सेवकों के साथ घूमना उनके व्यक्तित्व में पांच छह चांद लगाता था। रुस्तम सिंह का सामाजिक दायरा बहुत बड़ा था। ऐसा उनके कर्ज लेकर फुटानी करने की बीमारी के कारण भी था। इनके कुछ मित्र अच्छी जगहों पर स्थापित थे। उनके हर घरेलू आफत या खुशी में शामिल होकर इन्होंने एक काम चलाऊ समाज सेवी का भी एक ऐच्छिक पद प्राप्त कर लिया था। रुस्तम सिंह कुल मिलाकर इलाहाबादी मठाधीशी परंपरा के दिल्ली प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। ये चेला पालने में फिरोज शाह तुगलक के साढ़ू भाई थे। चेला बनाना और चेला से खाना बनवाना कोई इनसे सीखे। ये या तो आदमी को अपना चेला बनाते थे या जिससे इनकी फटती थी उसको गुरु बना लेते थे, पर अपने समकक्ष किसी को नहीं रखते थे। कई और छात्रों की तरह ये भी दिल्ली आईएएस बनकर आसमान छूने आए थे, पर अब बस इसी में संतुष्ट रहा करते थे कि जूनियर इनके पांव छूते हैं। राय साहब और संतोष दोनों वापस कमरे पर आ गए। रुस्तम ने रूम दिलवाने को कह ही दिया था। सुबह उठते ही राज साहब ने सबसे पहले रुस्तम सिंह को फोन मिलाया। फोन ऑफ जा रहा था। 2-3 घंटे बाद भी यही हाल था। दोपहर तक भी फोन ऑफ ही था। ये रुस्तम भाई का फोन ऑफ जा रहा है काफी देर से। चलिए हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी डीलर के पास, वही दिलवा दिलवा होगा। जल्दी रूम मिलेगा तो पढ़ाई भी तो शुरू करना है। राय साहब ने बत्रा जाने के लिए तैयार होते हुए कहा। असल में राय साहब भी जल्दी से जल्दी अपना पिंड छुड़ाना चाह रहे थे। कई महीनों के बाद तो रूम पार्टनर घर गया था। इसी अकेले
पन का फायदा उठाकर वे भी निस्ता का आनंद लेना चाहते थे। पार्टनर के घर जाने वाले दिन ही वे एक मित्र का लैपटॉप और कुछ नीली पीली सीडी ले आए थे। पर संतोष ने डेरा डाल सारा मामला खराब कर दिया था। जल्दी रूम नहीं मिलता तो संतोष यहीं टिका रहता। आखिर दिल्ली में वहीं एकमात्र परिचित थे उसके। बेचैनी में हर पल सभी फिल्में राय साहब मन ही मन चला रहे थे, वे भी हीरो हीरोइन का बिना नाम जाने। ई साला प्रॉपर्टी डीलर सबका तो पूछिए मत। कुकर्मियों को पता नहीं किस बात का पैसा चाहिए। खाली रूम का पता बता देता है और किराए का 50% डगाल जाता है। राय साहब ने बत्रा पहुंचते ही खिसियाते हुए कहा, चलिए जो होगा दे दिया जाएगा राय साहब, केवल कितना दिन घूमिएगा हम लोग, पढ़ना भी तो है। अच्छा चलिए, अपना एक दोस्त है मनोहर, यहीं अग्रवाल मिष्ठान के पीछे वाली गली में रहता है, उसे ले लेते हैं, जरा ठीक रहेगा रूम खोजने वोजने में। राय साहब ने कहा। हाँ चलिए संतोष, संतोष बोला। दोनों मुखर्जी नगर के मकान नंबर 570 की सीढ़ियां चढ़ दूसरे फ्लोर पर पहुंचे। दरवाजा हल्का सटा हुआ था। जैसे दरवाजा खुला, अंदर मनोहर तौलिया पहने, छाती पर कुछ चिपचिपा सा सफेद पदार्थ लगाए जैन साधुओं की तरह बाल नोच रहा था। मुंह पर फेस पैक लगा हुआ था और बालों में काली मेहंदी। अरे क्या कर रहे हैं मनोज भाई? राय साहब ने घुसते ही कहा। मनोहर पहले तो अकबका गया, फिर तुरंत खुद को सहज करते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, बस वो चेस्ट का बाल हटा रहे थे। हमको बाल से जाड़ा में भी पसीना आ जाता है। ऊपर बटन भी खोलिए तो थोड़ा आड़ लगता है। एकदम महाराज, बाल तो ऐसा नोच रहे हैं जैसे भुट्टा से बाली छुड़ाते हैं, राय साहब ने हंसते हुए कहा। मनोहर ने बिखरे पड़े बाल को पेपर में समेटा और मन ही मन राय साहब को गाली देने लगा। साला बिन बताए जब मन तब पहुंच जाता है, खड़ूस कहीं का। जरलाहा इसीलिए तो उम्र से पहले बुढ़ा गया, फैशन का भैया बहनिया करके रख दिया है ये लोग। संतोष के लिए यह दृश्य एकदम नया और रोंगटे खड़े करने वाला था। छाती का बाल नोचना दर्द भी तो करता होगा। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिस छाती के बाल को उसके गांव में हिम्मत और साहस का प्रतीक माना जाता था, उसे मनोहर तार तार करके यहाँ नोच रहा था। अब राय साहब ने संतोष का परिचय कराया। संतोष ने अभी तक मनोहर का वास्तविक फेस नहीं देखा था। फेस पैक वाले मुंह से ही बात हो रही थी। रूमा खोजना है संतोष के लिए, राय साहब ने कहा। अच्छा रूम का लफड़ा है, चलिए चलिए चलते हैं, जल्दी से मुंह हाथ धो लेते हैं, मनोहर ने बाथरूम जाते हुए कहा। संतोष ने मनोहर के रूम को ध्यान से देखा तो सारा कमरा हॉलीवुड देवियों के सुंदर मनोहारी चित्रों से सजा हुआ था। उसके ठीक सामने वाली दीवार पर एपीजे अब्दुल कलाम और स्वामी विवेकानंद की तस्वीर थी। दोनों महापुरुष तस्वीरों में भी लजाए हुए मालूम पड़ रहे थे। दो रैक पर सौंदर्य प्रशासन प्रसाधन और एक पर कुछ किताबें रखी थी। खूंटी पर डिजाइनदार जीन्स और शर्ट टंगी हुई थी। मनोहर तब तक चमक के बाहर आ चुका था। जरा पैरवा हटाइएगा राय साहब, कहते हुए मनोहर ने बैट के नीचे सूटकेस निकालते हुए उसमें से नीली शर्ट और पेपे की जीन्स निकाली। पूरे बदन का वाइल्ड स्टोन डिओड्रेंट भी से अभिषेक किया। थोथने पर लोटस की क्रीम मली, शर्ट पर स्प्रे मारा और तैयार हो गया। अब वह मिस्टर मोतीहारी लग रहा था। संतोष ने झट से पहले मनोहर का नंबर मांगा और सेव कर लिया। राय साहब उसे ज्ञान तो दे सकते थे, पर दिल्ली जैसे शहर में संतोष के बिहार रूपी छवि
और काया को सिटी लुक देने के लिए एक मनोहर जैसे ही फैशन सुधी मित्र की जरूरत थी। मनोहर के कमरे में संतोष को अच्छा महसूस हो रहा था। राय साहब के कमरे की सड़ांध से मनोज संतोष के जो नथुने फटे थे, उन्हें वह यहाँ के गमगमाते वातावरण में रफू कर रहा था। तो देखिए, हम लोग का जो 5th चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। इसमें पूरा वर्णन किया गया है किस प्रकार से संतोष को राय साहब जो है अपने कुछ मित्रों से मिलाते हैं। तो मित्र के उनके जो चरित्र रहते हैं, एक चरित्रवान मित्र तो चेला बनाने में आगे था और दूसरा किसमें, फैशनबाजी में। तो कहीं न कहीं इसमें देखिए नीलोत्पल जी बहुत अच्छा कार्य ये किया है इन्होंने कि समाज के जो 2 अलग-अलग चेहरे हैं, जो एक मतलब कह सकते हैं कि किस प्रकार से एक जो सत्तावादी जो चेहरा इसमें दिखाया गया है, जो इनके मित्र हैं, जो थोड़ा चेला बनाने में आ गया, और दूसरा चेहरा इनका यहाँ पर बाज़ारूपन का है। अर्थात जिस प्रकार से फैशन के चक्कर में जब इंसान अपने संस्कृति को भूल जाता है, तो वहाँ पर इस चीज़ को भी बहुत ही मार्मिक रूप से दिखाया गया। बहुत ही भाव विभोर करने वाली कहानी है। आप जब इसको पूरा पढ़ेंगे तो वास्तव में आप अपने आप को यहाँ पर खड़ा पाएँगे और देखेंगे कि जो संघर्ष की बात ये कर रहे हैं, वह संघर्ष हमसे और आपसे अलग नहीं है। तो बताइएगा कि यह चैप्टर आपको कैसा लगा। हम अगले वीडियो में अगला चैप्टर को कवर करेंगे। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो वो कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। जो कुछ भी हो उसको आप खुलकर ज़रूर बोलिएगा, ताकि हम भी अपने स्तर पर सुधार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। देखते रहिए सैपियंस क्वेस्ट। नमस्तुभ्यम। वंदे मातरम।